नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की दलीलों की सुनवाई करने के बाद मनीष सिसोदिया को 7 दिनों के लिए ईडी के रिमांड में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों के लिए मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी थी। वहीं आज कोर्ट में सीबीआई मामले पर सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट अब इस मामले पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा। बता दें, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि नई शराब नीति के जरिए बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इस नीति के जरिए दक्षिण भारत की कंपनियों को भी फायदा पहुंचाया गया है। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे। बता दें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में सीबीआई ने करीब 2 हफ्ते पहले उनको गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की इसलिए तीखी आलोचना की है कि उन्होंने लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति एक अंपायर होते हैं और किसी भी सत्ताधारी के लिए चीयर लीडर नहीं हो सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर एक कार्यक्रम में सभापति ने राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम में दिए गए भाषण पर कुछ टिप्पणियां की। रमेश ने बयान में कहा है, कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों, अपनी पार्टी की निष्ठाओं को त्यागने की जरूरत होती है और जो भी प्रोपेगेंडा हो हम उससे खुद को दूर रखने के लिए मजबूर होते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा राहुल गांधी पर संसद में माइक्रोफोन बंद करने के संबंध में उनकी टिप्पणी के लिए हमला करने के बाद आई। उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर वो इस मुद्दे पर चुप रहे तो वो संविधान के गलत पक्ष में होंगे। बिहार के सीवान जिले में बीफ ले जाने के शक में एक भीड़ ने एक मुस्लिम शख्स को पीट कर मार डाला। भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद वो शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान मंगलवार की रात अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को क्षेत्र में तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हसनपुर गांव के रहने वाले 56 वर्षीय नसीम कुरैशी और उनका भतीजा फिरोज अहमद कुरैशी कुछ परिचितों से मिलने जा रहे थे। जोगिया गांव में भीड़ ने कथित तौर पर उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कहा कि दोनों को ग्रामीणों ने एक मस्जिद के पास पकड़ा था। फिरोज कुरैशी भागने में सफल रहा, लेकिन भीड़ ने नसीम कुरैशी को लकड़ी के डंडों से पीटा। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने खुद कुरैशी को रसूलपुर गांव में पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार सारण के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने कहा, गिरफ्तार आरोपियों में सुशील सिंह, रवि शाह और उज्जवल शर्मा हैं। उन्होंने बताया कि इस कांड में कुछ अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका देते हुए 4 बार के एमएलसी पुतन्ना ने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्य के 2 मंत्रियों ने भी बीजेपी की गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया है और जल्द ही वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की यात्रा करने वाले हैं। इस घटनाक्रम में बीजेपी को संकट में डाल दिया है। पुतन्ना बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए चुने गए थे। बीजेपी ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। बहरहाल कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में पुतन्ना का पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। राज्य में शिक्षकों की एक भी मांग पूरी नहीं हुई। शिक्षकों ने 142 दिनों तक दिन रात विरोध किया, उनमें से 2 ने आत्महत्या कर दी। सीएम बसवराज बोम्मई के साथ उनकी 30 से 40 बैठकें बेकार गईं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में ऐसा भ्रष्ट परिदृश्य नहीं देखा है। मेरी अंतरात्मा मुझे बीजेपी में बने रहने के लिए अब चुभ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर नियमों में केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। नए बदलावों के बाद अब सरकार ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड लोगों को सख्त जांच के दायरे में रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जिसके सबसे अधिक चर्चे हैं और जिसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो ये है कि अब नियम में बदलाव के बाद ईडी विदेशों में काम करने वाले लोगों, वरिष्ठ राजनेताओं, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ साथ जजों और सैन्य अधिकारियों की भी जांच कर सकती है। मतलब ईडी अब जजों के घर पर भी पहुंच सकती है। बता दें, ईडी हाल के वर्षों में सबसे अधिक इस्तेमाल और चर्चा में रहने वाली केंद्रीय एजेंसी है। विपक्ष लगातार ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है।
पीएम मोदी खुद संसद में इसके बहाने विपक्ष पर तंज कस चुके हैं कि विपक्ष को चुनाव के नतीजे नहीं लेकिन ईडी ने एकजुट कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखा जवाब दिया है और पीएम मोदी और देश के बारे में झूठा एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रकाशित लेख को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शरारती और काल्पनिक बताया। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता के सभी ढोंगों को बहुत पहले छोड़ दिया था। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स का तथाकथित ओपिनियन अंश शरारती और काल्पनिक है, जिसे भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। मंत्री ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ अन्य उसके जैसे विदेशी मीडिया भारत और हमारे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में झूठ फैला रहे हैं। ऐसा झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र और हम लोग बहुत परिपक्व हैं और हमें इस तरह के एजेंडे से चलने वाले मीडिया से लोकतंत्र के व्याकरण को सीखने की जरूरत नहीं। मंत्री ने कहा, भारतीय ऐसी मानसिकता को भारत की धरती पर अपने निर्णायक एजेंडे को चलाने की अनुमति नहीं देंगे। नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले में आज ईडी ने बिहार के कई शहरों में छापेमारी की। इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राजद से जुड़े कुछ नेताओं के ठिकानों को भी छापेमारी में शामिल किया गया है। आरजेडी नेता अबू दोजाने के यहाँ फुलवारी शरीफ में भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर भी ईडी की छापेमारी की खबरें हैं। ये घर दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने लालू यादव की बेटी रागिनी, हेमा और चंदा के घर पर भी छापेमारी की है। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत चार्जशीट फाइल की है। अधिकारियों ने बताया कि सभी अभियुक्तों को 15 मार्च को समन किया गया है। कर्नाटक में H3N2 वायरस से पहली मौत की रिपोर्ट आ गई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बताया है कि हासन जिले के अलूर तालुक के एक 82 वर्षीय व्यक्ति की 1 मार्च को वायरस के कारण मौत हो गई। देश में इस वायरस से ये पहली मौत का मामला बताया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी इस संक्रमण से 1 की मौत की खबर है। कर्नाटक से जो मामला सामने आया है उसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित की पहचान हिरेगौड़ा के रूप में हुई है। उन्हें 24 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1 मार्च को उनकी मौत हो गई। मौत के 2 दिन बाद 3 मार्च को उनकी लैब रिपोर्ट में H3N2 के संक्रमण की पुष्टि हुई। वो कथित तौर पर डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज थे। देश भर में H3N2 के अब तक करीब 90 मामले आए हैं। H3N2 वायरस को हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है। H1N1 वायरस के भी 8 मामले दर्ज किए गए हैं। यही 2 वायरस के मामले अभी देश में आए हैं। इन दोनों ही वायरस से संक्रमित व्यक्ति में कोरोना जैसे लक्षण, कफ, बुखार, सांस लेने में दिक्कत दिखाई देती है। हालांकि ये दोनों ही वायरस कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे मौत भी हो सकती है और दुनिया भर में 68 लाख मौतें हुई हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शुक्रवार को दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ रही हैं। 12 राजनीतिक पार्टियां इस अनशन में हिस्सा ले रही हैं। ये भूख हड़ताल महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए किया जा रहा है। इस विधेयक के मुताबिक लोकसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह अनशन किया जा रहा है। इस अनशन में कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कपिल सिब्बल भी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि के कविता को दिल्ली की शराब नीति के मामले में ईडी ने समन किया है। हालांकि कविता का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो ईडी का सामना करेंगी। बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। शुक्रवार को शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। चीन की राजनीति में ऐसा कई दशकों के बाद हो रहा है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रपति के रूप में देश के शासन की बागडोर अपने हाथों से संचालित करेगा। कहा जा रहा है कि माओ से तुंग के बाद उन्होंने देश के सबसे ताकतवर नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। जिनपिंग से पहले माओ ही ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 1949 से लेकर 1976 तक देश की सत्ता संभाली। उनको मॉडर्न चीन का जनक माना जाता है, जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई थी। फिलहाल चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के लगभग 3000 सदस्यों ने सर्वसम्मति से शी जिनपिंग को वोट दिया और 69 साल के शी जिनपिंग के सामने कोई भी उम्मीदवार चुनाव में शामिल नहीं हुआ था। मालूम हो कि चीन की इस संसद को राष्ट्रपति का रबर स्टैम्प कहा जाता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टेस्ट सीरीज के चौथे मैच का आज दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी पूरी करते हुए 480 रन बनाए। इसके बाद भारत ने भी अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल तीसरे दिन के खेल की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैच के पहले दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी में उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 180 रन और कैमरॉन ग्रीन ने 114 रन बनाए। बता दें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा ये मैच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच है। इससे पहले के 2 मैच भारत और 1 ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ।